नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे। आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में मध्य प्रदेश के इतिहास का ये हमारा चौथा लेक्चर है और जिसमें हम मौर्य युग मतलब लेटर मौर्यन एज के बाद जो मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी और जितने भी वंश या शासक यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से प्रभाव बना कर गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जितने भी वीडियोस यहाँ से अपलोड होते हैं उनकी PDFs अवेलेबल करा दी जाती हैं। वहीं आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। आपका फीडबैक, कमेंट और लाइक डिसलाइक के फॉर्म में हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें मिलता रहे ताकि उससे मोटिवेशन भी मिलता है और किस डायरेक्शन में हमें काम करने की आवश्यकता है हम उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। चलिए जानें कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में जानेंगे जो लगभग 187 बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व से लेके 75 वर्ष ईसा पूर्व तक जिनका राज्य रहा भारत पे। कण्व डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। कण्वाओं का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो भी महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये 75 ईसा पूर्व से लेके और 40 ईसा पूर्व तक ये इनका राज्य रहा भारत के ऊपर। उसके बाद सतवाहन डायनेस्टी, तो सतवाहन वंश के बारे में जाने तो ये 40 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक इनने शासन किया। काफ़ी लंबा, लगभग 360 वर्ष तक इनने शासन किया। उसके बाद हम इंडो ग्रीक्स, जो कि लगभग माना जाता है कि सेंट्रल मतलब ये सब यहाँ पे आई हुई ट्राइब्स थी जिनने अपनी खुद की एक साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया। तो इंडो ग्रीक्स की बात करें तो ये लगभग 200 साल ईसा पूर्व से लेके 50 ईसा पूर्व तक इनने शासन किया। फिर आ जाते हैं शक, जिनका प्रभाव मुख्य रूप से रुद्र दमन के रूप में जो हम मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये रहता है लगभग 150 ईस्वी के आसपास। चलिए सबसे पहले बात करें कि शुंग डायनेस्टी का जो आम मध्य प्रदेश के ऊपर प्रभाव है 187 से लेके 75 ईसा पूर्व तक हमने देखा। ये कैसे अस्तित्व में आए, तो इनके जो सबसे पहले शासक हुए जिनने शुंग वंश की स्थापना की वो थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के अधीन एक रूलर हुआ करते थे और मुख्य रूप से ये जो उज्जैन हैं वहाँ से संबंध रखते हैं। उज्जैन क्षेत्र में ये मौर्य वंश के लिए शासन किया करते थे, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे। और इनने उस समय जो मौर्य वंश के आखिरी राजा थे वर्धन, तो उनको बृहद्रथ की हत्या करके इनने अपना राज्य स्थापित किया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था, तो वह थे बृहद्रथ। और सबसे पहला शुंग वंश का शासक कौन था, तो वह था पुष्यमित्र शुंग। फिर पुष्यमित्र शुंग की ही संतति थे, मतलब पुत्र थे अग्निमित्र, जिनके बारे में हम एक बहुत अच्छा एक काव्य पढ़ते हैं, मालवी का अग्निमित्रम। तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। और तो ये जो जैसे ही अग्निमित्र शासक बनते हैं सबसे पहले इनको विदिशा का गवर्नर बनाया जाता है। मतलब जैसे ही ये शासन करने के योग्य होते हैं तो सबसे पहले विदिशा का गवर्नर बनाया जाता है। और विदिशा तो मतलब प्रेम के लिए फेमस रहा ही है कि कभी भक्ति में हेलियोडोरस को वहाँ पे भागवत धर्म से प्रेम हो गया, तो कभी महादेवी से अशोक को प्रेम हो गया। तो इसी प्रकार कालिदास जो हैं इनने अपना करियर जो है अग्निमित्र के ही कोर्ट में, अग्निमित्र के दरबार में शुरू किया। और कालिदास लिखते हैं सबसे जो एक महान सबसे फेमस एक कविता संग्रहालय है जो है मालवी का अग्निमित्रम। इसमें इनने मुख्य रूप से स्टोरीज़ हैं, संग्रहालय है ये, कविताओं का नहीं, मुख्य रूप से कहानियों का संग्रहालय कह सकते हैं हम इसे, जिसमें जो भी इनकी प्रेम कथाएँ हैं मालविका और अग्निमित्र के, इनके बीच की कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। और माना जाता है कि अग्निमित्र ने जो यजसेन था, जो कि विदिशा का विदर्भ का शासक था, अग्निमित्र ने यजसेन को भी हराया था। चलिए उसके बाद धीरे धीरे इंडो ग्रीक्स की तरफ बढ़ेंगे हम। तो इंडो ग्रीक किंग जो एंटियोकस है, जो सियालकोट में इसका एक केंद्र हुआ करता था, वहाँ से ये शासन किया करता था। और इनने जो इंडो ग्रीक किंग थे एंटियोकस, इनने अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, अपने एक अनुयायी को, एनवॉय को, हेलियोडोरस को अग्निमित्र के दरबार में भेजा। और एंटियोकस के जो ये हेलियोडोरस थे मतलब राजदूत थे, इनने इनने देखा कि जो अग्निमित्र हैं ये भागवत धर्म को फॉलो करते हैं या उनके अनुयायी हैं। और हेलियोडोरस ने इसलिए अग्निमित्र को भागवद्र भी कहा है। मतलब हेलियोडोरस के अकॉर्डिंग अगर हेलियोडोरस की राइटिंग्स में देखें तो अग्निमित्र का नाम भागवद्र लिखा हुआ मिलता है।
फिर अकॉर्डिंग टू हिम भागवत बिलीव्ड इन वैष्णविज्म, बिल्कुल अपन ने जाना कि वैष्णविज्म वैष्णव धर्म के लिए ये काफ़ी समर्पित थे, अग्निमित्र की बात कर रहे हैं हम, और इसीलिए इन तक्षशिला के ऊपर अटैक जो हुआ करते थे उनको रोकने का काफ़ी प्रयास भी किया। तो याद रखेंगे कि एंटियोकस किसके द्वारा भेजा गया था, किसका एनवॉय था, तो यह था एंटियोकस के एनवॉय थे हेलियोडोरस। तो एंटियोकस को हेलियोडोरस को एंटियोकस ने भेजा, और एंटियोकस सियालकोट से शासन करता था और एक इंडो ग्रीक राजा था। और हेलियोडोरस ने अग्निमित्र को भागवत नाम से संबोधित किया। चलिए आगे और जानें। तो यहाँ हम एक तक्षशिला वर्ड आगे देखने वाले हैं, तो तक्षशिला की आप यहाँ लोकेशन देख लेंगे, आगे हम चर्चा करें तक्षशिला के बारे में। तो क्या था, हेलियोडोरस वॉज डिवोटी ऑफ भागवत रिलीजन। माना जाता है कि हेलियोडोरस, क्योंकि इन्हें देखा कि अग्निमित्र भी भागवत धर्म को फॉलो करते हैं, वैष्णव, यहाँ देखा कि जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे ये भागवत धर्म के, भागवत रिलीजन के अनुयायी बन गए, और इनने अपने आप को परम भागवत नाम से संबोधित किया। और हेलियोडोरस का एक इंस्क्रिप्शन है खम्भ बाबा, जो इनका एक हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ है जो इनने विदिशा में स्थापित किया, उससे इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। फिर सुंग रूलर थे, इनने कॉरिडोर वगैरह बनाए, तो जितने भी सुंग शासक थे, इनने सांची का जो स्तूप है उसके आसपास की जो भी रेलिंग्स हैं, जो भी बाउंड्रीज़ हैं, उस पर काम किया, काफ़ी उनमें निर्माण वगैरह करवाया। इनने जो बरहत का स्तूप था, बरहट स्तूप जो कि सतना में है, उसका भी जितना भी जीर्णोद्धार करवाया, जहाँ जहाँ भी टूट फूट हुई तो उसको भी सुधरवाने का प्रयास किया। और वर्तमान में जो बरहत स्तूप के सबूत हैं, जो अवशेष हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था ये, तो प्रयाग म्यूज़ियम में इनको सुरक्षित किया गया है। और जो बरहत स्तूप है इसको ढूंढा गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो लॉर्ड कनिंघम ने इसको 1875 के आसपास ढूंढा था। चलिए, ये है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, और आप ये देख सकते हैं किस प्रकार ये दिखता है, और ये विदिशा में स्थापित है। और हेलियोडोरस ने इसको, मतलब इस स्तंभ को खम्भ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और हेलियोडोरस जो कि खुद बाद में भागवत धर्म को अपना लेते हैं, तो इससे संबंधित इसी आस्था के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। यह है विदिशा, जहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। विदिशा के आसपास आप देख सकते हैं भोपाल है, गुना है, अशोकनगर है, सागर है, रायसेन है, ये तमाम ज़िले विदिशा के आसपास देखे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कण्वा डायनेस्टी की। तो कण्वा और सतवाहना, तो कण्वा का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश के ऊपर रहा नहीं, लेकिन इनने लगभग जो कण्वा डायनेस्टी है ये 75 से 40 ईसा पूर्व तक रही है, और इनने शुंग वंश को रिप्लेस किया। और मुख्य रूप से पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना बिहार, वर्तमान नाम पाटलिपुत्र का पटना, तो यहाँ पे ये हैं। और इनने खास कोई भी विशेष असर मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं छोड़ा, बस इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनने शुंग को रिप्लेस किया था, और शुंग का शासन मध्य प्रदेश के ऊपर रहा है। चलिए आगे बात करेंगे हम सतवाहना डायनेस्टी की। ये साउथ की काफ़ी महत्वाकांक्षी, काफ़ी ताकतवर एक वंश हुआ है, और ये 40 BC, मतलब यही कण्वा जैसे जाते हैं वैसे ही सतवाहना का उदय होना शुरू हो जाता है। तो 40 BC से लगभग 300 AD के आसपास तक, मतलब लगभग ये हम देखेंगे 360 वर्ष के लगभग सतवाहना वंश ने शासन किया। तो सतवाहना एक साउथ इंडियन किंग थे, और इनने पैथन में सतवाहना वंश की स्थापना करी थी। नाम रखेंगे, इसके संस्थापक हैं सिमू का, और जिनने पैथन में इसकी स्थापना करी। फिर इनने कण्वा जो वंश था इसको रिप्लेस कर दिया, और इस पर इनका इंटरेस्ट कण्वा को हटाने में ही ज़्यादा देखा गया है। बाद में ये नहीं देखा गया कि नॉर्थ इंडिया में कोई इनने पॉलिसीज़ के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कोई बहुत बड़े चेंजेस किए। ये साउथ इंडिया में ही ज़्यादा अपने आप को फ्लरिश कर रहे थे। सतकर्णी जो काफ़ी बड़े, काफ़ी प्रतापी राजा इस वंश के हुए, इनने ईस्टर्न मालवा का क्षेत्र था, जो पूर्वी मालवा का क्षेत्र था, उस पर कब्जा किया, काफ़ी इस विस्तार भी किया इनने। और इनके जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, ये सांची की से इनकी बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, और इनके कुछ सिक्के हैं जिन पे हमें जानकारी मिलती है, मतलब सांची में ही कुछ सिक्के मिले हैं जिस पे लिखा हुआ है श्री सत, जो कि ये इंगित करता है, यह बताता है कि शायद ये सतकर्णी, मतलब प्रूव भी हुआ है, मतलब आर्कियोलॉजिकली ये प्रूव हुआ है कि ये सतकर्णी के सिक्के हैं जो कि सांची से प्राप्त हुए। याद रखेंगे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सांची से प्राप्त होते हैं। और इनके ऊपर क्या लिखा हुआ मिला है, तो श्री सत लिखा हुआ मिला है। चलिए, उसके बाद हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जान रहे थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के और बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी लगभग 106 से लेकर 130 AD तक ये रहे, और इनने सका रूलर जो उज्जैनी के आसपास के थे उनको डिफीट भी किया, इनको हराया। और इनके सिक्के उज्जैन से मिलते हैं, और इनके ऊपर सतकर्णी लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद
इनने नहपान को भी हराया। नहपान जो थे ये सका रूलर ही थे और ये नासिक के थे और इनका नाम जो है, इनने अपने सिक्कों पे अपना नाम खुदवाया था। बात करें नासिक के बारे में, छोटी सी जानकारी नदी तंत्र के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो नासिक एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि नासिक में कुछ बड़े मंदिर भी हैं और साथ ही यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। फिर हम बात करेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की, जो कि रुद्रदमन, जो कि सका किंग था, एक सका रूलर था, सक शासक था, उसके द्वारा हार गए। और लेकिन रुद्रदमन ने बाद में क्या किया, जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी हैं उनके वीर और पराक्रम को देखकर अपनी पुत्री का विवाह पुलवामी से करवा दिया। फिर यज्ञश्री सतकर्णी डिस्कवर्ड फ्रॉम देवास एंड उज्जैन, मतलब जो कॉइन हैं इस टाइम के यज्ञश्री सतकर्णी के नाम से हमें देवास और विदिशा के क्षेत्रों में मिल जाते हैं। मतलब विदिशा तो आपको कई जगह मिलेगा क्योंकि विदिशा से मौर्य वंश जुड़ा रहा, फिर शुंग वंश का प्रभाव मिलता है। फिर मतलब जहाँ पे एक कोई वंश ने अपनी स्थापना कर दी तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राजा हैं या दूसरे वंश हैं वहीं पे आक्रमण करते हैं, वहाँ से अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने के लिए, तो वहाँ से फिर उनके प्रभाव बने रहते हैं। चलिए तो एक बार हम विदिशा देख लेते हैं। ये यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे देवास है, यहाँ विदिशा है। विदिशा के आसपास हमें अशोकनगर, सागर, रायसेन, भोपाल, गुना देखने को मिल जाएगा। उज्जैन के पास हमें आगरमालवा, रतलाम, धार, इंदौर और देवास और शाजापुर देखने का मिल जाएगा। और देवास की बात करें तो इसके आसपास हैं इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा और खरगोन। चलिए और आगे चलते हैं, इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं। तो इंडो ग्रीक्स की जो समय रेखा की बात करें तो लगभग हमें जानकारी मिलती है इनके बारे में 200 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 50 वर्ष ईसा पूर्व तक। जो पहला इनका एक इनमें से जो इनके हेडक्वार्टर्स इन्होंने बना के रखे थे भारत के ऊपर शासन करने के लिए, उनमें से एक था सियालकोट का, जिसको डेमेट्रियस रूल करता था। और डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र के ऊपर, मतलब पटना के ऊपर अटैक कर दिया। और डेमेट्रियस का सक्सेसर, मतलब डेमेट्रियस के बाद जो शासक बना वो था मिनेंदर या फिर मिलिंद। इसने मध्य प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया। और मिलिंद की जानकारी हमें बालाघाट से मिलती है। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि मेंदर या फिर मिलिंद के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो याद रखेंगे कि मिलिंद के सिक्के हमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होते हैं। नागसेन नागार्जुना, जो कि एक बुद्ध संत थे और इनने मिलिंद के अंदर काफ़ी धार्मिक परिवर्तन किए और इनने मिलिंद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट भी कर दिया। अब मिलिंद और नागार्जुनों के बीच में बहुत सारे संवाद हुए। तो ये संवाद की जानकारी मिलती है लगभग हमें 100 BC से लेकर 200 C, मतलब 300 वर्ष के दौरान की ये बात है। इसके आसपास कभी ये मिलिंद पहनु लिखा गया है। तो इसके बीच में इन दोनों के संवाद हैं कि किस प्रकार नागार्जुन ने मिलिंद का हृदय परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म में उनको अपनाने के लिए मजबूर किया। चलिए उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं जिनके बारे में एक बार इनके नाम देख लेते हैं। कुछ दोहराए हुए तथ्य भी हो सकते हैं, जैसे त्रिपुरी जबलपुर के निकट है और इसको रिप्लेस करके यूज़ भी किया जाता है कई जगह। एरन सागर के पास है, यहाँ सती प्रथा का पहला सबूत प्राप्त होता है। महिष्मती महेश्वर, वेसनगर विदिशा, अवंती उज्जैन के नाम से जाना जाता है और सिटी ऑफ नॉलेज के नाम से भी उज्जैन को कहा जाता है। फिर बात करेंगे हम पद्मावती की, जिसको पवाया या ग्वालियर कहा जाता है। और पद्मावती और पवाया की कहानी तो हमने तब भी पढ़ी थी जब श्री कृष्ण ने दंतवक्र का वध किया था। चलिए तो सका मध्य प्रदेश में, अब शक शासन की बात करें तो ये शुरू होता है सेंट्रल एशिया से और इंडिया में लगभग 50 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व के 50 BC तक, ये 50 वर्ष पूर्व तक इनकी जानकारी मिलती है कि यहाँ से ये भारत में एंटर करे। इस दौरान इनने इंडो ग्रीक्स को भगाया और वेस्टर्न पार्ट में जो इंडिया का पश्चिमी भूभाग है, मतलब पाकिस्तान की बॉर्डर वाला एरिया, पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में इनने इंडिया पे सबसे पहले शासन जमाना स्टार्ट किया। मतलब कोई भी आया है तो मुख्य रूप से क्या था कि ऊपर तरफ नॉर्थ में तो हिमालय था, वहाँ से सीधी एंट्री हो नहीं सकती थी। मंगोल्स वगैरह बाद में आए भी तो ये घूम के आए इस साइड से, पाकिस्तान साइड से ही घूम के आए, थोड़ा सा घूम के तिब्बत के पठार को पार करते हुए। उसके बाद हम बात करें तो जितने भी शासक आए वो सभी आएंगे ये पाकिस्तान वाली बॉर्डर से ही। तो इनने इंडस प्लेन, जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी के मैदान हैं, उस पर कब्जा कर लिया। काफ़ी आसान वेट भी था। वहीं पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, वहाँ पे जंगल मंगल पहले ही समाप्त हो चुके थे। और जितना भी नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ो तो यहाँ पे गंगा के प्लेन्स की तरफ काफ़ी जंगल था, तो वहाँ बढ़ना उतना आसान भी नहीं था। फिर वहाँ अरावली भी आ जाता था। उसके बाद फिर और आगे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत भी मिल जाते थे। दक्कन के पठार की बात करेंगे हम आगे जब।
बुरहानपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जोग्राफिकल हर्डल्स थे। तो हम बात करेंगे कि जो शक आए ये मुख्य रूप से इंडस प्लेन के आसपास, मतलब जो सिंधु नदी का मैदान है उसके आसपास इनने अपने आप को बसाया। इनने छत्रप सिस्टम की स्थापना करी, मतलब छत्रप सिस्टम की इनने अपने राज्य को छोटे छोटे भूभागों में बांट दिया और एक बड़ा राजा होता था, जैसे कि आज राष्ट्रपति हैं और या मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो इनने मुख्य रूप से 4 छत्रपों में बांटा। एक बहुत बड़ा महाछत्रप होता था जो कि इंडस आइलैंड के नाम से सिंधु महाछत्रप के रूप नाम से जाना जाता था। उसके बाद पंजाब छत्रप, मथुरा छत्रप, उज्जैनी छत्रप और नासिक छत्रप। तो उज्जैनी और नासिक पास पास हैं, तो नासिक और उज्जैनी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और पंजाब तो पंजाब में ही रहेगा, मथुरा की लोकेशन मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है, फिर भी हम मैप पर डिस्कस कर लेंगे आगे। चलिए उज्जैन छत्रप की बात करें। तो उज्जैनी छत्रप जो कद्रमुख वंश के अधीन था, कद्रमुख वंश एक कद्रमुख डायनेस्टी हुई है, तो कद्रमुख डायनेस्टी के अधीन उज्जैनी छत्रप था। तो फॉर्म्ड आइदर बाय यशोमित्र या चास्तेन। तो माना जाता है कि या तो यशोमित्र ने इसको इस्टेब्लिश किया या फिर चास्तेन ने किया। और डायनेस्टी इस समय की जो थी उसको कद्रमुख डायनेस्टी के नाम से, मतलब जो वंश था उसको कद्रमुख वंश बोला जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे काफ़ी प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था रुद्रदमन। ये लगभग 150 ईस्वी की बात है और इनने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये संस्कृत के काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे, इसलिए जो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, पहला संस्कृत शिलालेख है, वह इन्हीं के समय से मिलेगा। उसके बाद डिफीटेड वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो सतवाहना वंश से संबंधित थे, तो इनने पहले पुलवामी को हराया और बाद में अपनी पुत्री का विवाह इनसे करके इनका राज्य इन्हें लौटा दिया। फिर इनने सुदर्शन लेक था, सुदर्शन तालाब था, उसको पुनर्निर्माण करवाया और गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे से इसकी जानकारी मिलती है। और याद रखिए कि सबसे पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला संस्कृत शिलालेख जो है वह हमें गिरनार से मिलता है। गिरनार इंस्क्रिप्शन पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन था। तो याद रखेंगे, प्रश्न बनता है कि भारत का पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन या संस्कृत भाषा में लिखा गया आलेख कौन सा है, तो वह है गिरनार इंस्क्रिप्शन। यह जो सुदर्शन लेक है यह सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में पाया जाता है। और इसके बाद इनने चांदी के सिक्के मतलब इशू चलवाए और जिस पे डेट और डिस्क्रिप्शन, मतलब तारीख और जो भी जानकारी थी उस समय की महत्वपूर्ण वो लिखी जाती थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इनकोडिंग प्रॉपर होने लगी थी कि अब इतिहास को आप थोड़ा और व्यवस्थित और बेहतर ढंग से देख सकते थे। हल्का सा, क्योंकि सुदर्शन लेक के ऊपर काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, जो कि शक संवत लगभग 72 शक संवत के अनुसार 72 शक संवत में, और अगर हम ईस्वी के अनुसार देखें तो 150 से 151 ईस्वी के आसपास का दावा करता है। सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जानकारी देता है जो इस प्रकार है। चलिए बात करें सौराष्ट्र झील। सौराष्ट्र में क्योंकि ये झील है सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त के ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक द्वारा कराया गया। मतलब जो पुष्यगुप्त थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे, उनके द्वारा कराया गया। अशोक के गवर्नर तुशांत के बाद में इससे एक नहर निकाली, मतलब पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इसका काम करवाया गया, इसको बनवाया गया। और अशोक के गवर्नर थे तुशाक, इनने यहाँ से नहर भी निकाली। तो याद रखेंगे बड़े राजाओं का नाम यहाँ हो रहा है। पहले हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद ही बिंदुसार आएंगे और बिंदुसार के बाद आएंगे अशोक। तो ये देखिए एक ही वंश की बात चल रही है, अभी तक हम मौर्य वंश में हैं। ठीक है, उसके बाद हम रुद्रदमन के समय, अब रुद्रदमन पे आ गए। रुद्रदमन के बारे में अब भी हम देख रहे थे, बिल्कुल मत भूलिए। रुद्रदमन कौन थे? ये मुख्य रूप से एक शक शासक थे। तो रुद्रदमन के समय अत्यधिक वर्षा के कारण झील का बांध टूट गया, इसकी मरम्मत की गई और यह रुद्रदमन के प्रांतीय शासक शुभिशाख ने किया था। रुद्रदमन के प्रांतीय शासक शुभिशाख। आजकल MPPSC ऐसे विचित्र से क्वेश्चन पूछता है, पूछ लिया जाए कि शुभिशाख कौन थे, तो आपने शुभिशाख का एकदम से नाम ही ना सुना हो शायद, लेकिन हाँ याद रखेंगे कि रुद्रदमन, अब इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि रुद्रदमन का जो राज्य विस्तार था वह सौराष्ट्र तक भी था। रुद्रदमन ने यहाँ पे पुलवामी को हराया। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम जोड़कर बहुत सारे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए किसके सिक्के कहाँ मिले हैं, यह प्रश्न काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो लोगों पर कोई अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया इनने, जब इसका निर्माण करवाया तो यह एक सोशल वेलफेयर का काम किया इनने। उसके बाद आगे देखें हम स्कंदगुप्त के समय में, अब हम स्कंदगुप्त की बात पे आ जाते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण झील का बांध टूट गया, जिसे फिर से बनवाया गया। सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक परनदत्त के पुत्र चक्रपालित ने झील की मरम्मत करवाई। चलिए, तो ये था एक छोटा सा इतिहास कि किस प्रकार जो सुदर्शन झील है
वह इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े बड़े राजाओं का नाम इस झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर MPPSC और कई सारे जितने भी PSCs हैं मतलब फुल मार्क्स या बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बना देते हैं और कई बार 3 मार्कर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो रुद्रदमन के बाद रुद्रदमन को और हम क्या कह सकते हैं, रुद्र सिंह 3 के नाम से भी जानते हैं, जो रुद्रसेन या रुद्र सिंह 3। ओके, रुद्रदमन नहीं है, यहाँ ऊपर मिस प्रिंट हो गया है, रुद्रसेन है और रुद्रदमन पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो रुद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे, ये जो लिखा हुआ है। तो लास्ट किंग ऑफ उज्जैनी क्षत्रप एज वेल एज शका, तो शक शासकों का यह आखिरी राजा था और आखिरी राजा ये शक का ही तो था, साथ ही उज्जैनी क्षत्रप, जो उज्जैनी क्षत्रप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उज्जैन क्षेत्र में जो शकों का क्षत्रप हुआ करता था उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का भी ये आखिरी शासक था। मतलब कुल मिला के ये भारत का आखिरी शासक था। तो हम ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी संबंधित है और साथ ही पूरे भारत में एक आखिरी शासक की बात की जा रही है, शक वंश के, शक साम्राज्य के। तो रुद्रसेन या रुद्र सिंह तृतीय की बात कर रहे हैं। तो इनको मारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इसलिए इनको सकारी भी कहा गया। और इनने जो विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य जो टाइटल है, ये आमतौर पर उन्हीं लोगों ने धारण किया जिनने शकों को हराया। उज्जैनी बिगन अंडर द गुप्ता, और यहाँ से गुप्त वंश के, गुप्ता साम्राज्य के अंदर जो उज्जैनी है या उज्जैन है वह आने लगा। फिर एक छरहत वंश आता है जो कि नासिक में है, मुख्य रूप से ये क्षत्रप ही हैं, नासिक क्षत्रप का ही ये अलग से नाम दिया गया है, छरहत वंश। तो दिस डायनेस्टी हैव सम रेलेवेंस टू मध्य प्रदेश। चलिए किस प्रकार मध्य प्रदेश से इसका संबंध है अगली स्लाइड में देखेंगे। तो किस प्रकार से है, नहपान एक काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी जगह अगर आपने इतिहास इसके पहले पढ़ा है तो इनके बारे में जाना होगा। ऑफ दिस डायनेस्टी अट्रैक्ट एंड कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इनका भी बड़ा मध्य प्रदेश में लोभ आ गया, इन्हें भी चलो मध्य प्रदेश घूम के आते हैं। ये नासिक से निकले, बगल में ही तो थे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के नीचे, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास नासिक, वहाँ से दौड़ गए, मध्य प्रदेश में घुस गए। ही इशूड जो भी इनने कॉइन वगैरह इशू करे, और इनने जो इनकी लैंग्वेज यूज़ की, जो इनने स्क्रिप्ट यूज़ की, वो खरोष्टी यूज़ की। द एंसेस्टर ऑफ नेपान वर, वो थोड़ा सा हिस्ट्री वही है, सकास की हिस्ट्री यहाँ रिपीट हुई है कि जो एंसेस्टर है नेपान के वो शक बेसिकली, तो जो कुषाण या फिर पल्लव के अंदर मतलब काम करते थे और उनके अंतर्गत ये रीजनल रूलर्स थे, मतलब क्षेत्रीय प्रशासक थे, और इनने बाद में पूरा अपने ऊपर अपने हाथ में कब्जा ले लिया और बाद में इनने जो क्षत्रप शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसको लागू करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे वही था, विकेंद्रीकरण था, एक केंद्र में एक शासक बैठा होता था और बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, तो एक छोटे छोटे साम्राज्य में एक शासक को अपॉइंट कर देते थे। हिज कॉइन्स एक्सकवेटेड फ्रॉम जोगल थुम्बी जो कि नासिक में है, और शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए तो हम नासिक और मध्य प्रदेश दोनों के दर्शन कर लेते हैं एक बार। नासिक का नाम बहुत बार आया है, ये नासिक बिल्कुल ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर यहाँ कहीं ख़त्म होगी और नासिक बिल्कुल ये नज़दीक से मध्य प्रदेश के पास ही है। तो यहाँ से इसको उज्जैन घूमने आने के लिए कोई बहुत बड़ी, मतलब उज्जैन घूमने आने के लिए बहुत लंबी दूरी नहीं थी, तो आ जा सकते थे ये, और अटैक वटैक करने का इनका जब भी मन करता था तो कर दिया करते थे अटैक। अब हम बात करते हैं शिवपुरी। तो हमने देखा कि नेपान की जो जानकारी है वो शिवपुरी से सिक्के में, तो शिवपुरी की हमने यहाँ लोकेशन देख ली। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक शक शासन तक हमने जो मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जाना और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो बने रहिए नॉलेज बुक के साथ और देखते रहिए, इसी प्रकार आपको और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।